सो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है। तो एक कन्वेंशन की हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आप जो डीएनए का सीक्वेंस है या आरएनए का जो सीक्वेंस है आप उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम कोई सीक्वेंस लिखते हैं तो हमेशा जो सीक्वेंस है वो हम लिखते हैं 5' टू 3' डायरेक्शन में। ओके, और बीच में अब आप क्या लिखेंगे, जो भी आपका सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल जी सी टी। ठीक है, तो ये कोई। तो सबसे पहले हम की कन्वेंशन डिस्कस कर लेते हैं। और जो हम की कन्वेंशन डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू कि हम किस तरीके से डीएनए सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, डीएनए सीक्वेंस को हमेशा आपको क्या है 5' से 3' डायरेक्शन में लिखना होता है। और 5' मतलब कि 5' पोजीशन पे क्या होता है, यहाँ पर आपका ये आपकी शुगर है। और जो 5' कार्बन है, ये जो आपका C5' कार्बन है, इससे अटैच होती है क्या, फॉस्फेट, राइट। तो आपको जो है ये यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, ये फॉस्फेट, ये डबल बॉन्ड O, नीचे एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमेशा 5' पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप होगा। और उसको आपको इस साइड लिखना है। और जो दूसरा एंड होगा इसका, तो यहाँ पर ये इसका C3 कार्बन है। यहाँ से कोई दूसरी शुगर अटैच होगी इससे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई आपकी दूसरी शुगर अटैच होगी इससे। ओके, तो ये इसका C5 कार्बन है। तो उसका लास्ट में जो होगा वो क्या होगा, जो 3' कार्बन है वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है, तो दो एंड होते हैं, एक होता है ये आपका 5' वाला एंड और एक होता है 3' वाला एंड। ओके, यहाँ पे आपके बेसिस होंगे जो भी अटैच्ड हैं इससे C1 कार्बन से। तो हमेशा आपको सीक्वेंस जो है वो 5' से 3' की डायरेक्शन में लिखना है। अब वो डिपेंड करेगा कि इसमें ए बेस है या टी बेस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस लिखेंगे। A C G जी, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है जो कि यहाँ पर अटैच्ड है, राइट। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये शो करने के लिए कि फॉस्फेट कहाँ पर है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं PA PC PG PT एंड PC, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये जो हमने लिखा है इसमें ये क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि फॉस्फेट कहाँ पर है। ठीक है, तो लास्ट में तो फॉस्फेट नहीं होगा, लास्ट में क्या होता है, लास्ट में OH होगा, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, ये आपका 3' पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके हो गए फॉस्फेट। इसी तरीके से अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके पास एक गिवन सीक्वेंस है और आपसे पूछा जाए कि इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है। ठीक है, टोटल नेट चार्ज कितना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, नेट चार्ज निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमें पता है कि डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये नेगेटिव चार्ज किससे आता है, इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो 1 नेगेटिव चार्ज है एक फॉस्फेट की वजह से। तो अगर आपसे डीएनए में नेट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो उस इन दैट केस आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने जो हैं ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हैं। ठीक है, कितने फॉस्फेट उसमें है, तो आप अगर ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये जो हमारा गिवन सीक्वेंस है इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 फॉस्फेट है, इसलिए जो नेट चार्ज है वो कितना हो जाएगा, नेट चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं एक चीज और बताऊंगा यहाँ पर आपको कि नेट चार्ज के लिए ये 2 से लेकर के जो 6 तक की जो फॉस्फेट है, इन सब पे एक नेगेटिव चार्ज है, -1। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं, 5। तो ये हो जाएगा 5 × -1 = -5। लेकिन ये जो स्टार्टिंग वाला जो ये था ये फॉस्फेट, ठीक है, यानी कि ये जो है आपका जहां से स्टार्ट हो रहा है, जो 5' एंड पर जो फॉस्फेट ग्रुप है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे दो नहीं है, ओ सॉरी, इस पे एक नहीं, इस पे दो नेगेटिव है। एक यहाँ पर, राइट, और दूसरा वाला ये।
तो यहाँ पर इसके ऊपर टोटल कितने नेगेटिव चार्ज हैं, इसके ऊपर 2 नेगेटिव है, ना कि -1। -1 होता है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है जो बीच में आ रही है फॉस्फेट, ठीक है। लेकिन जो एंड पे है 5 प्राइम एंड पर जो लगी हुई है, आ, उसमें आपके 2 नेगेटिव है। तो ये जो फर्स्ट फॉस्फेट है इसमें कितना है, इसमें 2 नेगेटिव है। तो 2 नेगेटिव ये हो गया और -5 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल -7 नेट चार्ज है इसके ऊपर नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको ये याद रखना है कि जो स्टार्टिंग वाली है उसमें -2 है, बाकी जितने भी हैं उन सब पे क्या है, -1 है। ठीक है, तो यहाँ -1, यहाँ पर -1, ये भी -1, क्योंकि बीच में आ रहे हैं। बट जो स्टार्टिंग वाली है उसमें -2 होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप जो है नेट चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो समटाइम्स वी आल्सो राइट इट एज लाइक PACGGTC. So this P is representing that this one is the 5 prime end and the other end is the 3 prime end, जहाँ पे हमने नहीं लिखा है। ओके, तो 5 प्राइम एंड जो है हमेशा आपको कौन लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमें क्या लिखना है, 3 प्राइम एंड। नाउ वी विल डिस्कस टॉटमर्स। ये क्या होते हैं टॉटमर्स? देखिए जो हमारे ये जो फ्री पिरिमिडीन्स हैं, फ्री पिरिमिडीन्स, और जो हमारे फ्री प्यूरिन्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये क्या है, ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं। और इन्हीं की यही जो इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स है, इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स जो है इनकी, उन्हीं इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स को हम बोलते हैं क्या, टॉटमर्स। ओके, और ये जो चेंज है ये आपका बेसिकली आता है किसकी वजह से, ये आपका डिपेंड करता है कि कौन सी फॉर्म रहेगी। इट डिपेंड्स ऑन द पीएच। ठीक है, कि कौन सी जो फॉर्म है वो डोमिनेट करेगी, वो किस पे डिपेंड करता है, वो पीएच पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप एग्जांपल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, ये आपका यूरेसिल। ओके, तो यूरेसिल जो है ये, यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा नॉर्मल अभी लैक्टम की फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि यूरेसिल और जो है आपका थायमीन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है, तो आपने देखा था कि जो आपका थायमीन है उसमें 5 प्राइम जो होती है पोजीशन, उस पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होता है जो कि यहाँ पर नहीं है, राइट। अभी जो लेक्टम है, जैसे जैसे हम पीएच क्या करेंगे, पीएच को डिक्रीज करेंगे, इस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में पीएच को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, पीएच इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये आपका लो पीएच कंडीशन है। ओके, तो क्या होगा लो पीएच में, आप देखिए जैसे ये जो इनकी जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पर, ये आपकी हाइड्रोजन आयन से बाइंड कर जाएगी, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है कि लो पीएच में, आपको मैंने पहले बताया है कि जो लो पीएच होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, वो हाई होती है। ठीक है, तो क्योंकि सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन हाई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्यूशन में, वो ये जो एक्स्ट्रा H+ आयन्स हैं इनको अपने साथ ज्वाइन करा लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑक्सीजन है ये आपका OH बन गया है। और ज्यादा पीएच आप डिक्रीज करेंगे तो ये वाली जो ऑक्सीजन है ये भी क्या है आपकी, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेगी। ठीक है, तो ये आपका लेक्टम है, लेक्टम से बना लेक्टिन और लेक्टिन से बना डबल लेक्टिन। और यही जो आपने देख रहे हैं यहाँ पर कि ये क्या है, आपके जो दोनों ये जो ऑक्सीजन थे ये क्या हो गए, OH बन गए हैं। ठीक है, ये जो दोनों OH बन गए हैं इससे क्या होगा कि अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो इसीलिए क्या है कि जैसे जैसे आप पीएच को डिक्रीज करते हैं, लो पीएच की तरफ मूव करते हैं, तो लो पीएच में, बिकॉज ये जो आपने देखा कि इन्होंने क्या कर लिया, ये प्रोटोनेटेड हो गए हैं, क्या हो गए हैं, प्रोटोनेटेड। इन्होंने प्रोटॉन जो है उसके साथ बाइंड कर लिया है इन ऑक्सीजन ने। तो क्योंकि ये प्रोटोनेटेड हो गए तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे, यानी कि बेस पेयरिंग अब नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो बेस पेयरिंग के लिए क्या है, जरूरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो ऑक्सीजन जो पहले कैसे एक्ट करती थी, जो कि
ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर की तरह एक्ट करती थी, अब ये ऐसा एक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये इशू रहता है। इसी तरीके से जो बाकी हैं आपके बेसिस, मेनली यूरेसिल में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, बाकी जो बेसिस है उसमें बहुत कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन उनमें भी टॉटामर्स फॉर्म है, बट उनमें इतनी ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलती हैं। ठीक है, बहुत कम देखने के लिए मिलती है। नाउ वी विल डिस्कस सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। ये जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि ये अपने आप से ही बाइंड कर जाते हैं। ऐसे जो सीक्वेंस होते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, वो अपने आप से ही बाइंड कर लेते हैं, सेल्फ बाइंडिंग उनके अंदर हो जाती है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग आप बोल सकते हैं। ओके, तो इससे भी हमें क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ तो उससे हमें क्लियर होगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किसके लिए, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, यानी कि ऐसे सीक्वेंस जो खुद से बाइंड करते हैं, उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यानी कि जो सीक्वेंस है उस डीएनए आरएनए में, वो कैसा होना चाहिए, वो पैलिंड्रोम होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। अभी पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम ऐसे वर्ड फ्रेजेज या सेंटेंस होते हैं जिन्हें आप किसी भी डायरेक्शन से पढ़ें, ठीक है, वो आपके सेम ही होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, स्पेल्ड स्पेल्ड आइडेंटिकल। ओके, व्हेन read either फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आप किसी भी डायरेक्शन से पढ़ें, दोनों डायरेक्शन से उनकी जो स्पेलिंग होगी वो बिल्कुल सेम होंगे। ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं क्या, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। ओके, तो एक एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ, एग्जांपल के लिए आप कंसिडर कर लीजिए, फॉर एग्जांपल रेस कार। ओके, रेस कार। ठीक है, अब ये जो रेस कार्ड है इसमें देखें कि अगर हम यहाँ से रीड करते हैं तो सबसे पहले क्या आ रहा है, आर, और अगर हम यहाँ से भी रीड करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, आर आएगा। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद क्या आ रहा है, ए, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ए। फिर यहाँ से आप रीड कर रहे हैं तो सी, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, सी, और दोनों के बीच में आ रहा है ई। तो यानी कि चाहे आप किसी भी डायरेक्शन से रीड करें, इस डायरेक्शन से और उस डायरेक्शन से, ये दोनों डायरेक्शन से इसकी स्पेलिंग एकदम सेम है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल लेवल, LEVEL, चाहे आप इधर से रीड करें चाहे आप इधर से रीड करें, ये लेवल ही है। ठीक है, इसी तरीके से रोटेटर हो सकता है, रोटेटर। इसी तरीके से नन हो सकता है। ओके, और बाकी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि क्या है, आप किसी भी डायरेक्शन से रीड करें तो वो सेम ही स्पेल करते हैं। ऐसे वर्ड्स को या ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं। और ये जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस है ये जरूरी है किसके लिए, फॉर सेल्फ कॉम्प्लीमेंटरिटी। ओके, तो देखते हैं किस तरीके से ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देखें, ये है एक हमारा पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम में देखिए, चाहे हम इसे यहाँ से रीड करें इस डायरेक्शन में, चाहे हम इस सीक्वेंस को इस डायरेक्शन में रीड करें, आप देखेंगे कि सीक्वेंस क्या है, सेम है। ठीक है, पहले यहाँ पर टी आ रहा है तो यहाँ पर भी टी है, फिर यहाँ पे टी आ रहा है, फिर यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर जी, यहाँ पर भी जी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, ए एंड सी। तो ये क्या है, हमारा पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। इसी तरीके से हम जब पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, जो कि एक एंजाइम है जो कि डीएनए को कट करते हैं, वो भी इसी टाइप के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को। जैसे कि एक एग्जांपल है GAATTC। ठीक है, और इसी का आप कर लीजिए तो इस जी की जगह आ जाएगा सी, यहाँ आ जाएगा टी, और टी, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, और यहाँ पर आ जाएगा जी। अब अगर हम इसे चाहे इस डायरेक्शन में रीड करें तो भी GATTC है, चाहे हम इस डायरेक्शन में रीड करें तो भी GATTC है। ठीक है, तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जरूरी है किसके लिए, फॉर सेल्फ कॉम्प्लीमेंटरिटी, यानी कि अपने आप से बाइंड करने के लिए। अभी मैं आगे शो करूंगा आपको इमेज, वहां से क्लियर होगा। इसके अलावा एक और होते हैं जिनको हम बोलते हैं मिरर रिपीट। क्या बोलते हैं, मिरर रिपीट। मिरर रिपीट में क्या है कि यहाँ पर जैसे आपने मिरर रख दिया है तो यहाँ पर सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर जी, और यहाँ पर भी जी, तो ये मिरर फॉर्म है।
बट ये जो मिरर फॉर्म है, इसके लिए हम यहाँ से रीड कर रहे हैं और इसको इस डायरेक्शन में रीड कर रहे हैं, तो ये आपको सेम दिखाई देगी। लेकिन ये जो मिरर रीड है, रिपीट है, इसका कोई एज सच यूज नहीं है किसके लिए, फॉर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेरिटी में ये मिरर रिपीट्स काम नहीं करते हैं। कौन से रिपीट काम करते हैं, पैलिंड्रोमिक रिपीट काम करते हैं। ठीक है। तो पैलिंड्रोम है अगर सीक्वेंस में कहीं पे, तो दैट मीन्स कि वो सेल्फ लाइगेटेड है, अपने आप से लाइगेट कर लेगा। और देखिए जो पैलिंड्रोम की बात हम कर रहे हैं, पैलिंड्रोम जब हम डीएनए में देखते हैं या आरएनए में देखेंगे, तो ये पैलिंड्रोम इनवर्ट रिपीट की फॉर्म में हम देखते हैं। कैसे, इनवर्टेड रिपीट्स। इन्वर्टेड रिपीट से क्या मतलब है, देखिए ये आपका इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो पैलिंड्रोम है वो नीचे वाले जो दूसरा है, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, उसमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वो भी इन्वर्टेड फॉर्म में। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला है, इन्वर्टेड रिपीट्स की फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। क्लियर हो गया। तो ये इस डायरेक्शन में है, बट ये दूसरे स्टैंड में है। अब इसी का एग्जांपल देखें यहाँ पर, ये एक एग्जांपल है, बट ये आपका कैसा है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे टी है, तो दैट मीन्स ये डीएनए है। तो इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के सीक्वेंस को ध्यान से देखें, तो ये एक सीक्वेंस है। आप कहेंगे इसका पैलिंड्रोम क्या है, तो इसका पैलिंड्रोम जो है वो यहाँ पे आपको दूसरे स्टैंड में मिलेगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। अगर हम उसका दूसरा स्टैंड ड्रॉ करें, तो देखिए ए की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा टी, सी की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा आपका जी सी, जी ए टी। अब देखिए, अब आपको दिख जाएगा ये इन्वर्टेड रिपीट इसका। ठीक है। सो अगर किसी सीक्वेंस में गिवन आपका जो डीएनए है उसमें इस तरीके का रिपीट आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये कैसे होते हैं, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आपको इसकी भी जरूरत नहीं है देखने के लिए, आप सिर्फ ये देखिए कि कौन किससे बाइंड करेगा। तो देखिए टी किससे बाइंड कर सकता है, ए से बाइंड कर सकता है। जी किससे बाइंड करेगा, ये सी से बाइंड करेगा। और ये सी किससे बाइंड करेगा, ये जी से बाइंड करेगा। यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, ए बाइंड, टी बाइंड करता है ए से, जी बाइंड करता है सी से, और ये बाइंड करेगा जी से। तो आप जो है पूरे सीक्वेंस में देखिए कहीं पे ए सी जी दिख रहा है आपको, तो आप देखेंगे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से लाइगेट हो सकते हैं, मतलब बाइंड हो सकते हैं। तो देखिए ये इसके साथ बाइंड करेगा, ये इसके साथ बेस पेयरिंग कर लेगा, 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 और ये इसके साथ बेस पेयरिंग कर लेगा। अब ए को टी चाहिए होगा बेस पेयरिंग के लिए, बट यहाँ पे सी है, तो ये इसके साथ नहीं करेगा। ठीक है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं ये हेयर पिन स्ट्रक्चर बना लेंगे, यानी कि जो जिसके साथ बेस पेयर कर सकता है उसने उसके साथ कर लिया। ठीक है। और बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो एज इट इज रह जाएगा। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेयर पिन। ठीक है। आरएनए वगैरह भी हेयर पिन जो है ये बना सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमरी होता है सिंपल सीक्वेंस डीएनए का, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसका, हेयर पिन। ओके। इसी तरीके से एक और फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं क्रूसी फॉर्म। ठीक है। अब क्रूसी फॉर्म में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है ये देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए ये आपका पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है। ठीक है। और इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो आपको नीचे देखने के लिए मिल रहा है, और इसका पैलिंड्रोम आपको ये यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इन्वर्टेड। ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला है, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड है, तो जो ऊपर वाले का कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ऊपर वाले का जो पैलिंड्रोम है वो यहाँ पर है, तो नीचे वाले का भी तो पैलिंड्रोम होगा ना, नीचे वाले का पैलिंड्रोम यहाँ पर है। ठीक है। तो दोनों के पैलिंड्रोम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जब ये डबल स्टैंडर्ड आपका होता है, ठीक है, डीएनए, तो उस केस में आपको कैसा जो मिलेगा, उस केस में आपको ये क्रूसी फॉर्म जो है देखने के लिए मिलेगी। ये तब मिलता है हेयर पिन स्ट्रक्चर जब सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्रूसी फॉर्म कब मिलेगा, जब आपका ये डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बस ये जो बीच का जो पार्ट है, जो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है ये आपका यहाँ पर वैसे तो बेस पेयर है, बट ये किसी से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है किसी का इसका। ठीक है। तो अब देखिए कौन किसके साथ करेगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे कि ये एक सिंगल स्टैंडर्ड है, इसी तरीके से ये भी एक सिंगल स्टैंडर्ड है। ओके। और ये एक सिंगल स्टैंडर्ड है, तो इससे डबल स्टैंडर्ड डीएनए में दो सिंगल स्ट्रैंड हैं,
ठीक है, जिसमें ये टी जो है वो इसके साथ ए के साथ कर सकता है। ओके, मैं इसको तो ऊपर से बना के दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो ये जो टी है ये कॉम्प्लीमेंट्री है इस ए के, ये जो जी है ये कॉम्प्लीमेंट्री है इस सी के, ये सी जो है वो इस जी के कॉम्प्लीमेंट्री है, ए टी के कॉम्प्लीमेंट्री है और टी इस ए के कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी तरीके से जो नीचे वाला सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया था, इस सिंगल स्टैंडर्ड में किया था, वैसे हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ये, ठीक है। तो सब जो है एक दूसरे के यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है और ये इस तरीके से। तो दैट मीन्स ये क्या करेंगे, ये ये आपस में जो ये बेस पेयरिंग है उसको ब्रेक कर लेंगे, और विद इन द स्ट्रैंड जो है एक दूसरे के साथ जो है ये बेस पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से बेस पेयरिंग हो गई है, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस था टी जी ए जी, ये आपका यहाँ पर आ गया इसी तरीके से। इनका जो ए सी टी सी वाला जो सीक्वेंस था वो यहाँ पर आ गया है। ओके, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप को हम बोलते हैं क्रूसीफॉर्म। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया तब होता है जब आपके सीक्वेंस में क्या हो, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स हो। ओके, मिरर रिपीट नहीं चाहिए, पैलिंड्रोमिक चाहिए। और ये जो स्ट्रक्चर हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आगे आप आरएनए के स्ट्रक्चर देखेंगे टीआरएनए वगैरह में, तो उसमें इसी टाइप के स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ वी विल डिस्कस आरएनए स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जो आरएनए होते हैं ये आपके डबल स्टैंडर्ड नहीं होते, ये कैसे होते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, मतलब ये बाद में डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म कर सकते हैं अगर दो आरएनए का जो सीक्वेंस है वो मैच कर रहा है तब, ठीक है। अदरवाइज जो है ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही प्रोड्यूस होता है। आगे आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए, ठीक है। तो डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन आरएनए कैसे होते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। अब आरएनए एक टाइप का नहीं, आरएनए बहुत सारे टाइप के हैं। आरएनए जैसे कि एक एमआरएनए है। एमआरएनए जो है ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, ये जो डीएनए में जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन थी उसको रीड करता है एमआरएनए। और एमआरएनए बताता है कि प्रोटीन में जो प्रोटीन बनेगा उसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या होगा, उसमें कौन से अमाइनो एसिड लगेंगे, किस पोजीशन पे लगेंगे, वो एमआरएनए बताएगा। इसके अलावा टीआरएनए होता है। टीआरएनए बताएगा कि आपके कौन सा अमाइनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है। टीआरएनए से अटैच होते हैं अमाइनो एसिड रेसिड्यू। तो जो एमआरएनए बता रहा है कि कौन सा अमाइनो एसिड लगाना है, उस अमाइनो एसिड को लेकर के कौन आता है, टीआरएनए लेकर के आता है। फिर है आरआरएनए। आरआरएनए जो है वो बेस प्रोवाइड करता है किसकी, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये आरआरएनए जो है एमआरएनए को रीड कराने में हेल्प करेगा कि उसके अंदर क्या सीक्वेंस है। ओके, तो ये सब है। और इसके अलावा आरएनए आपके और भी टाइप्स हैं, शॉर्ट एसएनआरएनए हैं, और भी बहुत सारे टाइप के हैं, एसओआरएनए वगैरह ये सब होते हैं। अभी हम उन्हें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। और आरएनए जो है आपके ये राइबोजाइम्स भी होते हैं। राइबोजाइम्स क्या होते हैं, राइबोजाइम्स वो एंजाइम है जो कि आरएनए से बने हुए हैं। ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, बट कुछ एंजाइम जो हैं वो आरएनए से भी बने होते हैं। यानी कि आरएनए के अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है। इसीलिए बोलते हैं कि आरएनए जो है, आपने आरएनए वर्ल्ड के बारे में सुना होगा कि स्टार्टिंग में जो है वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं था, वो आरएनए था। क्यों, क्योंकि आरएनए के पास दोनों एबिलिटी हैं। एक पहली एबिलिटी है इसके अंदर कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, दूसरी इसके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी है। डीएनए इसलिए सूटेबल नहीं है क्योंकि डीएनए अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है बस। प्रोटीन जो है वो सिर्फ कैटालिटिक और बाकी प्रॉपर्टी है इनकी। लेकिन तो यानी कि हमें स्टार्टिंग में दो मॉलिक्यूल्स चाहिए थे अगर हमें लाइफ को स्टार्ट करना था, डीएनए और प्रोटीन, पर दो मॉलिक्यूल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। बट आरएनए जो है वो अपने आप में दोनों काम कर लेता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन भी स्टोर हो सकती है और इसके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो इसे दो मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आरएनए से ही काम हो सकता है। ओके, तो इसलिए स्टार्टिंग में आरएनए रहा, लेकिन बाद में एडवांसमेंट से, इवोल्यूशन से जो है वो डीएनए प्रिपेयर किया। तो डीएनए जो है वो ज्यादा बेटर है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, ठीक है। नाउ
जैसा मैं आपको बता रहा था कि आरएनए क्या है आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। और अगर हम हैंडेडनेस की बात करें तो जैसे हमने देखा था कि डीएनए डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा आरएनए है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका राइट हैंडेड हेलिक्स फॉर्म करता है, ठीक है। इसकी भी कैसी है, राइट हैंडेड हेलिक्स। ओके। और ये भी किसकी वजह से है, ये भी, ये जो राइट हैंडेड हेलिक्स है, ये बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन, दो टाइप के इंटरेक्शन हमने देखे, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन। जो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन बेसिस के बीच में होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्योंकि जो बेसिस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उससे जो है ये स्टेबलाइज होता है ये स्ट्रक्चर पूरा। ओके। तो ये आपका क्या बना लेता है, ये बना लेता है राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर, यहाँ पे बन जाता है। याद रखिए, जो जब हम बात कर रहे हैं स्टैकिंग इंटरेक्शन की, बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन, ओके। तो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन में जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है वो होता है किस किस के बीच में, प्यूरिन प्यूरिन के बीच में। प्यूरिन प्यूरिन में क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है ये। ओके। प्यूरिन प्यूरिन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कि अगर दो प्यूरिन, एक ये प्यूरिन है एक ये प्यूरिन है, तो दो प्यूरिन के बीच में अगर एक पिरिमिडीन आ जाए तो ये उस पिरिमिडीन को साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, पिरिमिडिन को डिस्प्लेस कर देंगे ताकि प्यूरिन और प्यूरिन के बीच में क्या हो सके, जो है बेस स्टैकिंग हो सके। ना मूविंग फॉरवर्ड, आरएनए जो है वो किसी दूसरे आरएनए के साथ या फिर डीएनए के साथ, ठीक है, क्या फॉर्म कर सकता है, ये आपका डबल स्टैंडर्ड बना सकता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ठीक है। तो जो अगर ये डीएनए के साथ बनाता तो उसको हम बोलते हैं आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अगर आरएनए के साथ ही बनाना है तो आप उसको सिंपली डबल स्टैंडर्ड आरएनए बोल सकते हैं। बेस पेयरिंग आपको पता है कि जो नॉर्मल बेस पेयरिंग वाटसन क्रिक में है कि जी सी के साथ करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। ए जो है वो टी के साथ करता है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं। बट आर आर एन ए में टी नहीं होता, आर आर एन ए में क्या होता है, इसमें यू होता है टी की जगह पर, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि यू ही हो, टी भी हो सकता है आर आर एन ए के अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप टी देख लें तो आप उसे कह देंगे कि वो डीएनए, नहीं। आरआरएनए और डीएनए इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि उनके सेकंड प्राइम कार्बन पे ओएच ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। इससे डिसाइड होगा कि वो आरआरएनए है या फिर वो डीएनए है, ठीक है। तो राइबो शुगर है तो वहां पे सेकंड प्राइम कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। क्लियर हो गया। तो इसमें यू भी हो सकता है और टी भी पॉसिबल है, ओकेजनली टी रेसिड्यूज भी होते हैं आरएनए के अंदर, ठीक है। और इसमें एक और जो चीज ये भी है कि नॉर्मली तो यू ए के साथ ही बेस पेयरिंग करता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर आपको जी और यू के बीच में भी जो है बेस पेयरिंग देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। नॉर्मली जी किसके साथ कर रहा है, सी के साथ कर रहा है, बट आरएनए के अंदर, ठीक है, अभी हम कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जी यू के साथ भी बेस पेयरिंग कर लेता है। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें तो इस स्ट्रक्चर में ये जो पोजीशन है यहाँ पर यू और जी, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर इनके बीच में वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग नहीं है, यहाँ पर यू और जी के बीच में बेस पेयरिंग हो गई क्योंकि, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल बेस पेयरिंग है आप देख सकते हैं, बट यही है जहाँ पर ये बेस पेयरिंग क्या है, यू और जी के बीच में है। तो समटाइम्स इस तरीके की बेस पेयरिंग आरएनए के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ जो है आपके जो आरएनए हैं, जैसे डीएनए में हमने देखा था कि दोनों स्ट्रैंड्स कैसे मूव करते हैं एंटी पैरेलल, इसी तरीके से आरएनए डीएनए डुप्लेक्स या कॉम्प्लेक्स जो है इसमें भी जो दोनों स्ट्रैंड है वो कैसे रन करते हैं, एंटी पैरेलल रन करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा, तो एंटी पैरेलल होते हैं यहाँ पर भी। अब जैसे हमने डीएनए जो था उसमें हमने देखा था कि डीएनए में कौन कौन सी फॉर्म थी, वहां पे ए थी, बी थी, जेड फॉर्म थी, ये सब हमने फॉर्म देखी थी। इस तरीके से आरएनए और डीएनए जो बनाते हैं, ठीक है, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है, इनकी कौन सी फॉर्म है ये तो हमने पता कर लिया कि ये कैसे है, ये राइट हैंडेड है,
बट ये ए फॉर्म वाला बनाते हैं या बी फॉर्म है, तो ये कैसे बनाते हैं, ये है आपके ए फॉर्म। ठीक है ना, इनकी कैसी फॉर्म है, ए फॉर्म राइट हैंडेड डबल हेलिक्स ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नाउ अब जरा एक बार इस स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए था, ठीक है। तो एक ऊपर की साइड स्ट्रैंड है और एक ये वाला स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या हुई है, यहाँ पर बेस पेयरिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं जहां जहां पर इनके सीक्वेंस मैच हो रहे हैं वहां पर इन्होंने क्या कर लिया है, बेस पेयरिंग कर लिया है। अब आप देखेंगे कि ये सीक्वेंस जो है वो इससे मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में एक यहाँ पर एक गैप आ गया, यानी कि जो ए है इसको कोई नहीं मिल रहा है बेस पेयरिंग करने के लिए। इस साइड के सीक्वेंस जो है वो इससे मैच कर गया था तो इन्होंने इसके साथ कर ली, ये सीक्वेंस इससे मैच कर रहा था तो इसने इसके साथ कर ली, बीच में ये एक ये रह गया, इसको हम बोलते हैं बल्ज। ठीक है, तो ऐसा कोई न्यूक्लियोटाइड जो बीच में रह गया है, जो किसी के साथ बेस पेयरिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसे बल्ज बोला गया है। ये है इंटरनल लूप। इंटरनल लूप में क्या है कि यहाँ पर ये किसी के साथ बेस पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, इनका सीक्वेंस अलग है। ठीक है, ये बेस पेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, बट क्योंकि इनके दोनों एंड पर जो सीक्वेंस है वो आपस में बेस पेयर है, तो बीच में क्या बन गया है, बीच में बन गया एक इंटरनल लूप। हेयर पिन स्ट्रक्चर अभी जस्ट पीछे दिखाया था, ठीक है। तो ये वही शेप है हेयर पिन, ये आप देख सकते हैं, ये हेयर पिन हमने डिस्कस किया था। ओके, तो ये आपने देखा कि जो आरएनए है उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इनका। ओके, तो जहां जहां पर ये किसी दूसरे आरएनए के साथ बेस पेयरिंग कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं, जहां नहीं कर पाते हैं वो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, उसी की वजह से ये आपका इंटरनल लूप बनते हैं, उसी की वजह से आपके हेयर पिन बन जाते हैं, और उसी की वजह से बल्ज जो है क्रिएट हो जाता है। नाउ विल डिस्कस न्यूक्लिक एसिड नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस। नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है कि बिना किसी एंजाइम के अपने आप से जो चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसके अंदर, ये जो आप हमारे बेसिस है उनके अंदर, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहले जो नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी डी अमीनेशन। फर्स्ट है हमारा डी अमीनेशन। ओके, सो क्या होगा डी अमीनेशन के अंदर, यहाँ पर आपका दे अंडरगो स्पॉन्टेनियस spontaneous loss of their exocyclic amino group। ओके, तो इस डीएमिनेशन में क्या होता है कि जो इनके एक्सोसाइक्लिक अमाइनो ग्रुप हैं उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीअमीनेशन। और इसका जो एक अच्छा एग्जांपल अगर हम देखें तो वो एग्जांपल क्या है, वो है डीअमीनेशन ऑफ, इसका डीअमीनेशन ऑफ साइटोसिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। साइटोसिन का डीएमिनेशन किसमें, इन डीएनए। आरएनए की बात नहीं करें हम, किसकी बात करें, डीएनए की बात करें। जब इसका यहाँ पर डीएमिनेशन होगा तो ये जो साइटोसिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका यूरेसिल में। ओके, तो जैसा आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, ये है आपका साइटोसिन और ये है आपका यूरेसिल। ठीक है, तो साइटोसिन किस में कन्वर्ट हो गया, यूरेसिल में। ओके, किस तरीके से, इसका यहाँ पर जो NH2 था, ये जो NH2 था यहाँ पर, इसका क्या हुआ, डेमिनेशन हो गया, और यहाँ पर ये आपका ये ऑक्सीजन लग गया जैसा नॉर्मल यूरेसिल में होता है। ठीक है, तो यूरेसिल और थाइमिन में अगेन आपको पता है क्या डिफरेंस है, मिथाइल ग्रुप का। तो यहाँ पर जो है साइटोसिन का जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये यूरेसिल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और ये हमें देखने के लिए मिलता है अराउंड, मतलब ये कितना फ्रीक्वेंट है वो मैं आप बता रहा हूँ, उसकी जो फ्रीक्वेंसी दैट इज 100 पर डे इन अ सेल। ठीक है, तो एक दिन में एक सेल के अंदर जो आपके 100 ये जो साइटोसिन है ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, यूरेसिल बेस में। ओके, तो इतना ज्यादा ये आपका
होता है डीएमिनेशन। तो ये तो हम एक सेल की बात कर रहे हैं। जो हमारे अंदर ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उन सभी में आप सोच करके चले कि 100 सब में हो रहे होंगे। तो दैट मीन्स कितना ज्यादा जो है ये आपका हो रहा है, ये आपका नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब ये जो यूरेसिल जो अभी क्या है, सी से यू में कन्वर्ट हो गया है, और यू किसके साथ बेस पेयरिंग करता है, यू जो है वो आपका टी की तरह बिहेव करता है, तो ये तो ए के साथ बेस पेयरिंग करेगा। बट नॉर्मल सी किसके साथ करता है, वो जी के साथ करता है। दैट मीन्स सी से जो यू में ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसकी वजह से अब ये जो इंफॉर्मेशन है डीएनए में, डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो चेंज हो गई। डीएनए इंफॉर्मेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। वो जो पहले एनकोड करता था प्रोटीन, अब शायद वो ना कर पाए, राइट। तो दैट मीन्स कि ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, ये जो म्यूटेशन है ये अच्छा नहीं है। ठीक है, बट इसका काउंटर है सेल के पास। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो सेल्स हैं वो काफी इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने हर चीज के लिए जो है कुछ ना कुछ जो है मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है ताकि वो उससे बच सके। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये है कि नॉर्मली डीएनए में, डीएनए डू नॉट हैव यूरेसिल, राइट। डीएनए में यूरेसिल होता ही नहीं है, राइट। तो दैट मीन्स कि अगर कोई, ये जो आपका साइटोसिन रेसिड्यू है वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है उसके बाद जो सेल है उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर होती है एक रिपेयर मशीनरी। ठीक है, क्या होती है उसके अंदर, रिपेयर मशीनरी होती है। और ये जो रिपेयर सिस्टम होता है ये क्या करेगा, ये इसको फिगर आउट कर लेगा कि कहाँ पर यू लग गया है। ठीक है, तो जहां पर वो ये आइडेंटिफाई कर लेगा यूरेसिल को कि यहाँ पर यूरेसिल है डीएनए के अंदर, तो उसके बाद जो है उसको रिपेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि डीएनए के अंदर यूरेसिल होता ही नहीं है बेस। ये यूरेसिल बेस किसका है, ये तो आरएनए में होता है। तो जो रिपेयर मशीनरी है वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि यहाँ पर म्यूटेशन की वजह से ये जो है, मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसकी वजह से यूरेसिल आ गया है, तो वो उसको रिपेयर कर देती है। अब सोच के चलिए, अगर आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता तो आप जो है मतलब जो सेल है वो इसको फिगर आउट ही नहीं कर पाती कि ये साइटोसिन से यूरेसिल बन गया है। तो इस तरीके से अगर आरएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता, तो ड्यूरिंग द दीज मिलीनियन ईयर्स जो एटी बेस पेयर है ये तो गायब हो, मतलब ये जो सीजी बेस पेयर है, ये जो सीजी है, ये आपके आरएनए में से गायब हो जाते। ठीक है, तो बट ये है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि डीएनए ने इन्हें बचा लिया। ठीक है, यानी कि जो इवोल्यूशन के टाइम पे यूरेसिल की जगह पर ये जो थायमिन रेसिड्यू आया है, ठीक है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है चेंज था जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन। इसी तरीके से आप बाकी बेसिस में भी देख सकते हैं, ये आपका 5 मिथाइल साइटोसिन है। ठीक है, यहाँ पर भी जो NH2 है आप देख सकते हैं, उसकी जगह पर यहाँ पर O आ गया है। ओके, और ये एडेनिन है, एडेनाइन में देखिए NH2 की जगह पे क्या आ गया, O आ गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एडेनाइन किस में कन्वर्ट हो गया, हाइपोजेंथिन। हाइपोजेंथिन किसका बेस था, हाइपोजेंथिन IMP का बेस है। ठीक है, जैसे हमारे ये AMP है, ये आपका आयोनिसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसी तरीके से हमारा AMP है, CMP, GMP, इसी तरीके से IMP है। तो AMP का बेस तो होता है एडेनिन, लेकिन IMP का बेस होता है हाइपोजेंथिन। ठीक है, तो यानी कि अगर एडेनिन का जो है डीएमिनेशन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो IMP में कन्वर्ट हो जाएगा। और IMP जो है वो इनका प्रिकर्सर है। ओके, इसके बाद आप देखें यहाँ पर ये आपका ग्वानिन है, ग्वानिन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्वानिन जेंथिन में कन्वर्ट हो गया, तो इसका ये जो NH2 है यहाँ पर ही। तो ये आपने देखा डीएमिनेशन रिएक्शंस। नाउ जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पर होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो आप इसका हाइड्रोलिसिस समझ पाएंगे कि इससे क्या होगा। तो जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं,
तो ये आपका गुआनिन रेसिड्यू है इन डीएनए। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कहाँ पर होता है? ये शुगर के C1 प्राइम कार्बन जो है, और ये जो नाइन्थ पोजीशन है, ये क्योंकि आपका प्यूरिन है तो इसकी नाइन्थ पोजीशन, पिरिमिडिन होता तो इसकी फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। उनके बीच में जो बॉन्ड है, यानी कि ये वो बॉन्ड है जो कि बेस को किससे अटैच कर रहा है? शुगर से अटैच कर रहा है, ठीक है। तो ये डिऑक्सी शुगर है क्योंकि यहाँ पे H है 2 प्राइम पर। तो ये क्योंकि इसको कनेक्ट कर रहा है, तो अगर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाए, ठीक है, लिसिस मतलब यहाँ पे इसको कट, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा? तो ये आपका जो बेस है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ग्वानिन बेस अलग हो गया, और ये जो है आपकी सिर्फ क्या रह गई है, यहाँ पर आपकी रह गई है शुगर, और शुगर से अटैच है ये फॉस्फेट ग्रुप, राइट। तो ये आपके पास रह जाएगा, और इसको बोलते हैं हम क्या? ए प्यूरेनिक रेसिड्यू, ठीक है, जिसमें बेस नहीं होता। ऐसे जो बेस होते हैं उनको हम बोलते हैं ए प्यूरेनिक रेसिड्यू। तो इसमें होता क्या है हाइड्रोलिसिस की वजह से? लॉस ऑफ बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस लिख लेते हैं, नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या बनता है? जिसकी वजह से आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं ए प्यूरेनिक रेसिड्यू, ठीक है, या नॉर्मली एपी बोल सकते हैं, ए प्यूरेनिक। या फिर क्योंकि यहाँ पे प्यूरिन था, ग्वानिन क्या है? ये ग्वानोसिन आपका प्यूरिन था, तो इसलिए इसको ए प्यूरेनिक बोला। आप इसको ए पिरिमिडीन भी बोल सकते हैं, ए पिरिमिडिक, पिरिमिडिनिक साइट, ठीक है, या रेसिड्यू आप बोलना चाहते हो, रेसिड्यू। तो जिसमें से आपका ये पिरिमिडिन हट जाएगा वो ए पिरिमिडिनिक है, जिसमें से प्यूरिन हट जाएगा वो ए प्यूरिनिक है। क्लियर? तो इसमें ज्यादातर जो आपके ये जो डीएमिनेशन, ओ सॉरी नॉट डीएमिनेशन, ये जो ज्यादातर जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, ये हमें प्यूरिन में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। प्यूरिन आर लॉस्ट एट हायर रेट, ठीक है। पिरिमिडीन से ज्यादा जो है प्यूरिन में हमें देखने के लिए मिलता है, प्यूरिन के साथ, ठीक है। और ये जो आपका ये गुआनिन है, ये भी क्या है? ये भी आपका प्यूरिन है। और इसके साथ साथ ये जो आपका हाइड्रोलिसिस है, ये आरएनए में लेस है, लेस इन आरएनए, ठीक है। आरएनए में ये कम देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ा था, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस जो है वो हमें आरएनए में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, डीएनए में कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ डीएनए में अगर आप जो है पीएच 3, डीएनए एट पीएच 3 जो है, डीएनए एट पीएच 3 जो होता है, उसमें आपका ये क्या है? प्यूरिन बेस हट जाते हैं, तो उसको आप बोल सकते हैं ए प्यूरिनिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए पीएच 3 में जो है उसके जो भी ये जो प्यूरिन बेसिस है वो वहां से क्या है? रिमूव हो जाते हैं, यानी कि उनके उनका जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में आप उसको ए प्यूरिनिक एसिड बोलते हैं। तो अगर आपको ए प्यूरिनिक एसिड प्रोड्यूस करना है तो डीएनए को पीएच 3 में डाल दीजिए, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडीन डाइमर्स, ठीक है। ये फॉर्मेशन क्यों होता है? पिरिमिडिन डायमर्स कैसे बनते हैं? ये बनते हैं बिकॉज ऑफ यूवी रेडिएशन। किसकी वजह से? यूवी रेडिएशन की वजह से। तो यूवी रेडिएशन क्या है? ये हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं। ये इतनी ज्यादा एनर्जी होती है इनमें कि ये आपके कोवलेंट बॉन्ड्स को भी ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपका डैमेज हो सकता है डीएनए, और अगर वो डैमेज होगा तो उसकी वजह से जो है आपका फिर सेल की डेथ भी हो सकती है, कैंसर कॉज कर सकता है, और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये भी हमें देखने के लिए मिलता है कि जब यूवी रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं तो जो आपके पिरिमिडीन्स हैं, ये जो आपके पिरिमिडीन्स हैं ये क्या है?
ये आपके डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है एडजेसेंट थाइमीन्स। ठीक है, ये आपके फोस्फेट हो गया। ठीक है, फोस्फेट एस्टर बॉन्ड। ये आपकी शुगर हो गई, दोनों इनसे अटैच है। ये बेसिस, ये कौन से बेस हैं? ये आपके थायमिन बेस हैं। तो जब यूवी लाइट का एक्सपोजर होगा, तो अगर यूवी लाइट का एक्सपोजर होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, दोनों की सिक्स पोजीशन का जो कार्बन है, यहाँ पर इनके बीच में क्या है, बॉन्ड बन गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड बन गया है। तो फिफ्थ और जो सिक्स पोजीशन पे जो कार्बन है, इनके बीच में क्या होते हैं, ये बॉन्ड बन जाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है और इन्होंने आपस में क्या कर लिया है, डाइमर फॉर्म कर लिया है। ओके, इसी तरीके से एक और पॉसिबिलिटी है कि जो सिक्स पोजीशन का कार्बन है, वो इस फोर्थ पोजीशन कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बना ले, और इसको बोलते हैं सिक्स फोर फोटो प्रोडक्ट। ओके, तो ये किस वजह से हुआ है? ये हुआ है बिकॉज ऑफ यूवी रेडिएशन। तो ये जो यहाँ पर बना है, ठीक है, ये जो पिरिमिडीन डाइमर बना है, इसको हम बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन थाइमीन डाइमर। इसके अलावा जो अदर रेडिएशन है, जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन है। ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन में आपके एक्सरेज आ जाएंगी। ठीक है, आप कभी डेंटिस्ट वगैरह के पास जा रहे हो, या फिर जब आप एक्सरे कराने जाते हैं, तो एक्सरे आपके ऊपर डाली जाते हैं। ये जो एक्सरे आपके डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। इसी तरीके से गामा रेडिएशन है। ओके, और या फिर आप कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप के ऊपर काम कर रहे हैं या उसका यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये जो रेडिएशन है, क्योंकि हाई एनर्जी रेडिएशन है, तो ये आपके क्या कर सकते हैं, ये आपके कोवलेंट ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, इतनी एनर्जी इनके पास होती है। ठीक है, इसी तरीके से ये अगर हम डीएनए की बात करें, तो ये क्या कर सकते हैं, ये जो इनकी रिंग है, प्यूरिन और पिरिमिडिन रिंग, इनको ओपन कर सकते हैं, रिंग ओपनिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। वो एक्सपोजर पर डिपेंड करेगा कि कितना एक्सपोजर हुआ है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ बेसिस। और बाकी जो न्यूक्लिक एसिड में कोई पूरा ब्रेक कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि एक्सपोजर कितना हुआ है। ओके, तो ये जो हाई एनर्जी रेडिएशन है, इनसे हमें बच के रहना चाहिए। हमारी बॉडी की कौन सी सेल्स है जिसमें हमें जो है ज्यादा जो है डैमेज देखने के लिए मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी स्किन की जो सेल्स हैं, वो ज्यादा एक्सपोज होती हैं। तो ये ज्यादातर जो डैमेज है, वहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, और जो हमारा सोलर रेडिएशन है, जो सन से आता है, उसमें जो आपका नियर यूवी रेडिएशन है। ओके, तो ये जो नियर यूवी रेडिएशन सोलर से मतलब सन से आ रहा है, ये भी जो है आपका क्या है, हार्मफुल है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे डीएनए डैमेज बाय रिएक्टिव केमिकल्स। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, डीएनए को डैमेज कर देते हैं। इसमें दो टाइप के आते हैं आपके। इसमें एक है आपके डी अमीनेटिंग एजेंट्स के, और दूसरे हैं इसमें आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स। बेसिकली ये आपके जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है, वेस्ट है, उनसे बनने वाले कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो कि सेल जब बॉडी में एंटर करते हैं, तो वो इस टाइप के प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो जिसमें जैसे आप देख सकते हैं, सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्रेट है, नाइट्रोजामाइन है। फिर क्या है, नाइट्रस एसिड प्रिकर्सर है, यानी कि इनसे क्या बनता है, इनसे आपका नाइट्रस एसिड बनता है। क्या बनता है? नाइट्रस एसिड। इसका फॉर्मूला है HNO2। और ये जो नाइट्रस एसिड है, काफी हार्मफुल कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपका डीअमीनेशन कर देता है बेसिस का, डीअमीनेशन ऑफ बेसिस। और इसके साथ साथ एक और कंपाउंड है जो कि है बाई सल्फाइड। और ये जो दोनों कंपाउंड है, इनको हम यूज करते हैं, दोनों को किस में यूज करते हैं,
इन दोनों का यूज किया जा रहा है फूड प्रिजर्वेशन के लिए, द फूड प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव हम इनको यूज करते हैं। तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी होगा आपके फूड प्रोडक्ट में, तो क्योंकि ये नाइट्रस एसिड क्या कर देगा, उनका डीएमिनेशन कर देगा, तो एक तरीके से उनको किल कर रहा है। तो ये क्या है, टॉक्सिक है बैक्टीरिया के लिए, टॉक्सिक फॉर बैक्टीरिया, बट हमारे लिए भी है। ठीक है, बट क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती यूज की जाती है, तो हमें इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, बट ये हमें भी अफेक्ट कर सकता है। इसको फूड प्रिजर्वेटिव में इसलिए यूज किया जा रहा है ताकि फूड ज्यादा टाइम तक चल सके, इसलिए बोला जाता है कि पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए। फिर अल्काइलेटिंग एजेंट में आ जाएंगे, ये आपके कंपाउंड है, एडेनोसिल मेथिओनिन है, डायमिथाइल इंट्रोजमाइन है, डायमिथाइल सल्फेट है, नाइट्रोजन मस्टर्ड है। ठीक है, ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जो इसमें ये जो डाइमिथाइल सल्फेट है, ये क्या करता है, ये जो ग्वानिन टॉटामर, ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल ग्वानिन है, ये उसका टॉटामरिक फॉर्म हो गया। ठीक है, टॉटामरिक फॉर्म में यहाँ जो ओ था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा। तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये जो आपका जो अभी हमने कंपाउंड देखा डाइमिथाइल सल्फेट, डाइमिथाइल सल्फेट, ठीक है, इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने इसको बना दिया ओ सिक्स मिथाइल ग्वानिन। ठीक है, अब ये जो ओ सिक्स मिथाइल ग्वानिन है, ये आपका क्योंकि यहाँ पे मिथाइल लग गया है, तो अब ये किसके साथ बेस पेयरिंग नहीं कर पाएगा, जी किसके साथ करता है, सी के साथ करता है ना, अब ये बेस पेयरिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीजन है उसमें मिथाइल ग्रुप लग गया है। ओके, तो ये ऐसे कंपाउंड है जो कि क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मिथाइल ग्रुप जो है अटैच करा दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं, ये आपके डीएनए को डैमेज कर सकती है। ये प्रोड्यूस होती है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन रिएक्शन। जब हम रेस्पिरेशन वगैरह डिस्कस करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि रेस्पिरेशन के टाइम पर ये जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस होती हैं, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, तो वहां पर ये प्रोड्यूस होती है। और ये हाईली रिएक्टिव है, और ये क्या कर सकती है, हमारे डीएनए को डैमेज कर सकती है। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल में आपके आ जाएंगे जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, और इसमें आपके आ जाएंगे हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स एंड सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं जो कि एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। ओके, और ये आपके डीएनए को डैमेज कर सकती है। ओके, तो ये क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन स्पीसीज है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं डीएनए का, ऑक्सीडेशन ऑफ डी ऑक्सी राइबोज। ओके, और जो उनके बेसिस है उनका, ठीक है, जिससे क्या है, जो बॉन्ड्स वगैरह हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। क्लियर है, इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ एंजाइम होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जिनमें ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उनमें ये पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं। कौन से, एक होता है इनमें कैटलेज, और एक होता है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ठीक है, किस में होता है किस में नहीं होता है, ये हमने माइक्रोबायोलॉजी के एक लेक्चर में कवर किया है कि किस टाइप के किस में आपको कैटलेज देखने के लिए मिलेगा, किस में सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज देखने के लिए मिलेगा, किस में दोनों देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, एनारोब्स होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, इसी तरीके से आपके एरोब्स हैं, फैकल्टेटिव एरोब्स हैं। तो किसमें कौन सा है पर्टिकुलर एंजाइम, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने आई थिंक माइक्रोबायोलॉजी में हमने इसको डिस्कस किया है। तो ये क्या करते हैं, ये जो एंजाइम है कैटलेज और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ये जो आपकी जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, इसके साथ साथ क्या है कि भले ही ये जो हम पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े, डिफरेंट टाइप्स के जो डीएनए डैमेज हम देख रहे हैं कि किस किस तरीके से डीएनए डैमेज हो सकता है, लेकिन डीएनए तब भी जो है इतना प्रोटेक्टिव रहता है बिकॉज ऑफ
रिपेयर सिस्टम, ठीक है ना। इस अगर पूरे सेल में किसी मॉलिक्यूल की सबसे ज्यादा देखभाल होती है तो वो ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। कि इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, डीएनए का जो सीक्वेंस है वो वैसा का वैसे ही रहना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर रिपेयर सिस्टम बनाया गया है, इसका पर्टिकुलर ध्यान रखने के लिए कि डीएनए में कोई चेंज ना आ पाए। ओके, नेक्स्ट इज मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। देखिए डीएनए का जो मिथाइलेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम जो रोल डिस्कस करेंगे एक दो मिथाइलेशन के, हमें सारे रोल तो नहीं पता, बट कुछ इम्पॉर्टेंट रोल हमें पता है मिथाइलेशन के, जिससे सेल जो है वो डीएनए को प्रोटेक्ट भी करती है, और इसके साथ साथ जो है कुछ प्रोसेस रेगुलेशन में उसका रोल है, ठीक है। तो मिथाइलेशन है, इसका मतलब इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाएगा, CH3 ग्रुप ऐड किया जाएगा, और ये ATGC बेसिस पे अटैच किया जाएगा। तो A एंड C बेस में हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है मिथाइलेशन एज कम्पेयर टू GNT। ओके, तो चलिए देखते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इकोलाई की, ठीक है। तो इकोलाई में जो डीएनए का मिथाइलेशन है, डीएनए मिथाइलेशन, तो इसके दो रोल हैं, ठीक है। मतलब जो डीएनए मिथाइलेशन होता है इकोलाई में, उसके दो सिस्टम है। फर्स्ट है डिफेंस के लिए, ठीक है। फर्स्ट किसके लिए? डिफेंस के लिए। डिफेंस कैसे? तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने डीएनए को मिथाइलेट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं अपने डीएनए को मिथाइलेट? ताकि जो फॉरेन डीएनए है, जो डीएनए बाहर से आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। अब ये बाहर से डीएनए किसका आ रहा होगा? ये होगा वायरल डीएनए। किससे? बैक्टीरियोफाज, है ना। बैक्टीरियोफाज आपने सुना है, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को जो है, बैक्टीरिया एज अ होस्ट होता है उनके लिए, ठीक है ना। तो ऐसे वायरस जिनके लिए बैक्टीरिया होस्ट होता है उनको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से बैक्टीरिया को ईट कर लेते हैं। मतलब ये अपना यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करेंगे, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है फिर ये इसके अंदर रेप्लिकेट करेगा वायरस, और रेप्लिकेट करने के बाद ये बस्ट होकर के बाहर निकल जाएंगे, जिससे इस बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसके जो फॉरेन डीएनए है जैसे ही एंटर करेगा, और अगर उसके अंदर ये डिफेंस सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है, ये क्या करता है? ये इस सिस्टम के थ्रू बैक्टीरिया अपने डीएनए को मिथाइलेटेड कर लेता है, तो इसे पता रहता है कि ये मेरा डीएनए है। लेकिन जो बाहर से जो फॉरेन डीएनए आ रहा है, जो वायरल डीएनए आ रहा है, वो तो मिथाइलेटेड नहीं है। उसको जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कौन? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को कट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इन्हें कोई ऐसा डीएनए मिल गया जो मिथाइलेटेड नहीं है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है उसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे, ठीक है। तो कट कर देंगे तो वो आपका बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफेंस का रोल प्ले करता है मिथाइलेशन ये बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, ठीक है। ताकि सेल्फ और नॉन सेल्फ, क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये नहीं देखेगा कि कौन डीएनए है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि वो डीएनए कौन है, इसको तो कट करना है। लेकिन एक कट वहीं पे करेगा जहां पर एक स्पेसिफिक जहां पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया अपने डीएनए पे जो सीक्वेंस होता है जिसको ये आइडेंटिफाई करता है, कौन? ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसको मिथाइलेटेड कर देता है, जिसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसे पहचान नहीं पाता, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो उसे कट भी नहीं करता है। लेकिन वायरल डीएनए पे तो मिथाइलेशन नहीं हुआ, तो जैसे ही एंटर करेगा ये इसको कट कर देगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया इसका। सेकंड जो रोल है वो है आपका इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेट होगा इनका, तो उसके बाद एक एंजाइम है डैम मिथाइलेज, डैम मिथाइलेज। डैम की फुल फॉर्म अगर आप देखें तो ये होती है डीएनए एडिनाइन मिथाइलेशन। ओके, यानी कि जो डीएनए में जो एडिनाइन है उस पे ये क्या करेगा? मिथाइल करेगा, ठीक है। तो ये जो डैम मिथाइलेज है ये क्या करेगा? जैसे आपका डीएनए खत्म हो, रेप्लिकेशन जो है आपका खत्म होता है,
वैसे ये जो डैम मिथाइलेज है ये क्या है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे सेल जो है वो डिस्टिंग्विश कर पाती है सेल, या फिर इसको लिख लिया अलाउइंग, अलाउइंग सेल टू डिस्टिंग्विश न्यूली रेप्लिकेटेड डीएनए फ्रॉम ओल्डर डीएनए। ठीक है, तो जो न्यूली है उसको ओल्ड वाले से डिफरेंशिएट करने के लिए ये जो डैम मिथाइलेज है ये क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए भी ये यूज होता है मिथाइलेशन। ओके, तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया है कि मिथाइलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, और ये जो मिथाइलेशन के लिए जो मिथाइल ग्रुप हमें चाहिए होता है, ये मिथाइल ग्रुप कहाँ से आता है, ये मिथाइल ग्रुप आपको मिलता है एस एडिनोसिन मेथियोनिन से। ओके, तो ये आप क्या है, यहाँ से आप मिथाइल ग्रुप लेते हैं, ये एंजाइम जितने भी मिथाइलेज हैं, और इससे मिथाइल ग्रुप लेकर के डीएनए को मिथाइलेट कर देते हैं। तो जैसा हमने पीछे भी देखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका एस एडिनोसिल मेथियोनिन। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं कंपाउंड, तो इसका यूज होगा मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करने के लिए। नाउ वी विल डिस्कस माइनर बेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो जो मेजर बेसिस हैं वो तो आपको पता है, ये ए है, टी है, जी है, सी है, यू है, ये हमारे मेजर बेसिस हैं। माइनर बेसिस भी होते हैं कुछ जो कि हमें कम देखने के लिए मिलते हैं डीएनए में, बट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ए है ये है आपके माइनर बेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, जो हमें डीएनए में देखने के लिए मिलते हैं, और ये है आपके माइनर बेसिस ऑफ टीआरएनए। ओके, बस एक बार आप इनको देख लीजिए तो आपको एक आइडिया रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि आपके पहले से प्रिपेयर होते हैं फिर सिंथेसिस के टाइम पे इनकॉर्पोरेट में होते हैं, नहीं, ये आपके पोस्ट मॉडिफिकेशन है। ठीक है, यानी कि जब आपका डीएनए वगैरह बन जाता है, ठीक है, उसके बाद ये मॉडिफिकेशन किए जाते हैं बेसिस में, ये पहले से नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप जहाँ पर देख पाएंगे हमारा 5 मिथाइल साइटिडीन। ठीक है, तो ये साइटोसिन बेस है यहाँ पर, लेकिन इस साइटोसिन बेस के जो 5 पोजीशन पे क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, तो ये हमें बेस जो है ये आपको एनिमल में भी देखने के लिए मिलता है एंड हायर प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। ओके, इसके बाद देखिए और क्या है हमारे पास, फिर है हमारे पास ये N6 मिथाइल एडिनोसिन। ठीक है, N6 मिथाइल मतलब जो 6th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है, देखिए 6th पोजीशन है, इस पे ये जो नाइट्रोजन थी उसको बता रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे तो 5th पोजीशन से डायरेक्ट अटैच था मिथाइल ग्रुप, बट यहाँ पर जो 6th पोजीशन की जो नाइट्रोजन है उससे अटैच है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इससे अटैच है, ये 6th पोजीशन पे नाइट्रोजन थी। क्लियर है, तो ये हो गया 6N6 मिथाइल एडिनोसिन। ठीक है, ये आपको जो है बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है, बैक्टीरियल डीएनए। इसके बाद देखिए और क्या है हमारे पास, फिर ये है N2 मिथाइल ग्वानोसिन। तो ये N2 यानी कि 2nd पोजीशन पे जो आपकी नाइट्रोजन है उससे अटैच है मिथाइल ग्रुप। तो इनके नाम भी आपको थोड़े क्लियर होने चाहिए कि हम किसकी बात करें, कहाँ पर मिथाइलेशन हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं ये सब जगह क्या हुआ है, मिथाइलेशन हुआ है। राइट, इन पे सब पे क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच किया गया, कुछ और तो नहीं अटैच हुआ, सब जगह मिथाइल ग्रुप ही यहाँ पर अटैच हुआ है। अगर मैं हाईलाइट करके आपको शो कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये भी मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल। राइट, तो इन तीनों में आपने देखा मिथाइल ग्रुप अटैच है। फिर आते हैं यहाँ पर जो टीआरएनए में हमें देखने के लिए मिलते हैं, इसमें आपका ये आयनोसिन। आयनोसिन का बेस हम पहले भी डिस्कस करते हैं, कर चुके हैं। आयनोसिन का बेस क्या होता है, इसका बेस होता है हाइपोजेंथिन।
क्या होता है इसका बेस? हाइपोजेंथीन। ओके। इसके अलावा और यहाँ पर है स्यूडो यूरिडीन। अब स्यूडो यूरिडीन में क्या होता है? नॉर्मली जो आपका यूरेसिल होता है उससे जब राइबो शुगर बाइंड करती है तो वो किससे करती है? फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है उससे बाइंड करती है। बट स्यूडो यूरिडीन में ये कहाँ से बाइंड कर रही है? ये फिफ्थ पोजीशन पे बाइंड कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन के कार्बन से बाइंड करे, नॉर्मली N1 से करती है। तो ये डिफरेंस है। फिर ये आपका 7 मिथाइल गुआनोसिन है। तो यहाँ पे जो 7th पोजीशन पे ये जो है आपका इस पे मिथाइल। अब देखिए यहाँ पे 7N नहीं लिखा या N7 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट 7th पोजीशन पे जो है उससे अटैच हुआ है मिथाइल ग्रुप। ठीक है। जैसे यहाँ पे था 5 मिथाइल सेट्रिडीन, यानी कि डायरेक्ट फिफ्थ पोजीशन पे अटैच हुआ है। फिर ये 4 थायोयूरिडीन। 4 थायोयूरिडीन मतलब ये भी आपका यूरिडीन है, बट उसमें क्या है, जहां पर फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन हुआ करती थी वहां पे क्या है, सल्फर लग गया है। ठीक है। तो थायो वर्ड दिख जाए तो थायो मतलब होता है सल्फर से। ठीक है। तो यहाँ पर सल्फर अटैच है इसके साथ। तो आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने देखा है कि आरएनए की स्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ फिर हमने देखा कि किस किस टाइप के नॉन एंजाइमेटिक चेंजेस आ सकते हैं, ये और कौन से जो है कंपाउंड डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के बेसिस। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीएसआर में पूछे गए इन दिसंबर 2018। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन न्यूक्लिक एसिड इज नॉट ट्रू? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ओके। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द कन्फर्मेशन ऑफ राइबोज इन डीएनए इज अल्फा 2' डीऑक्सी डी राइबो फ्यूरेनोज। देखिए राइबोज है, ठीक है, फ्यूरेनोज रिंग है, ये भी करेक्ट है, डी फॉर्म है, ये भी ठीक है, और 2' डीऑक्सी है, ये भी जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि राइबोज में जो 2' कार्बन है उस पे आपका ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए उसको बोला जाता है 2' डीऑक्सी। बट ये अल्फा जो है ना, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये होती है बीटा। ठीक है। तो ये आपका अल्फा यहाँ पर गलत है, बीटा होती है आपकी। ये डिपेंड करता है कि जो हमारी शुगर है, ठीक है, ये जो हमारी शुगर है, इस शुगर में ये जो हमारा कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, इसका OH ग्रुप ऊपर है या नीचे की तरफ है, इस पर डिपेंड करेगा कि अल्फा है या फिर बीटा है। अगर ये इस तरीके से है तो ये बीटा है। ठीक है। और अगर ये इस तरीके से है जिसमें आपका OH ऊपर है और H नीचे है, तो ये आपकी बीटा कहलाती है। ठीक है। तो जो हमारे डीएनए में जो शुगर होती है वो कैसी होती है? वो बीटा होती है, उसमें OH ऊपर होता है जहां पर आपका बेस आकर के अटैच करता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये आपकी जो स्टेटमेंट है यही आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसका यही ऑप्शन राइट है। बाकी आप ऑप्शन जो है उनको देख सकते हैं और उससे एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि इसके बाद होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ आरएनए टेक प्लेस अंडर अल्केलाइन कंडीशन अनलाइक डीएनए। तो यही हमने पढ़ा है कि जो आपका डीएनए आरएनए है उसका अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस हो सकता है, डीएनए का नहीं हो सकता। as the 2' hydroxyl in RNA act as nucleophile in an intramolecular replacement। तो बिल्कुल करेक्ट है, डीएनए में 2' हाइड्रोक्सिल नहीं होता है, तो वहां पे नहीं हो पाता है। डीएनए कैन अकर इन डिफरेंट 3 डायमेंशनल फॉर्म, तो ये करेक्ट है। इन डीएनए डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन टू यूरेसिल कैन अकर इन नॉन एंजाइमेटिक मैनर। तो नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस हमने डिस्कस की, उसमें हमने देखा कि साइटोसिन जो है वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो सकता है बाय डीएमिनेशन। ठीक है। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर वो आपका इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड अकर इन न्यूक्लिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कंटेन एटलीस्ट वन मॉडिफिकेशन दैट डज नॉट अकर इन न्यूक्लिक एसिड। तो ये डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन है और जो हमने भी डिस्कस किए हैं, तो इसका आंसर आप खुद से फाइंड आउट कीजिए। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें से देखिए कि कौन सा मॉडिफिकेशन हो सकता है और कौन सा मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। दिस इज इट। आई होप ये लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। आपने देखा कि इस लेक्चर से क्वेश्चन थोड़े कम बने हुए हैं, तो आप जो है उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उतना ही ज्यादा उनके ऊपर फोकस कीजिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।